सेशन को लाइक भी जरूर कर देंगे, ताकि ऐसे ही धमाकेदार सेशन जो है हम लोग कंटिन्यूअसली जो है कंडक्ट करते रहे। तो सभी को गुड इवनिंग। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर में ओके, ऑप्शंस आप लोगों को दिख नहीं रहे फ्रेंड्स, तो मैं क्या करता हूं यहां पर मैं डायरेक्टली आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऑप्शन को ऊपर कर देता हूं मैं, ताकि ऑप्शंस आप लोगों को दिखने लगे। आई होप अब आप लोगों को दिख रहे होंगे ऑप्शन, ठीक है। यहां पर में नीचे में बी और डी है नीचे का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स यूज द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज? महाराजा अधिराज का टाइटल किसने लिया था? ये देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये यूपी टेट के अंदर में आ चुका है क्वेश्चन, DSSB के अंदर में ये आ चुका है क्वेश्चन आप लोगों का, जो आसाम टेट थी आप लोगों की उसके अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड। महाराजा अधिराज की उपाधि जो धारण की थी फ्रेंड्स, ये की थी आप लोगों के सबसे पहले चंद्रगुप्त ने, ठीक है, ठीक है, चंद्रगुप्त ने। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स महाराजा अधिराज की उपाधि उसका बेटा जो था समुद्रगुप्त, उसने भी धारण की। तो बी और डी इन दोनों ने धारण की थी, ये याद रखना है आपने। जो चंद्रगुप्त 2 था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य, ठीक है। अब मैं लास्ट में आप लोगों से क्या करूंगा, ये वाला जो पॉइंट है ना आप लोगों का, ये वाला कि किसने कौन सी वाली उपाधि धारण की थी, ये डायरेक्टली आपसे नाम पूछूंगा। आप लोगों से मैं कहूंगा समुद्रगुप्त, आप बताना कौन सी वाली उपाधि धारण की थी। मैं कहूंगा चंद्रगुप्त 1, तो आप लोग लिखना वहां पर में कि महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। मैं आपसे कहूंगा चंद्रगुप्त 2, तो आप लिखना विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये मेरे को हर बच्चे से चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने और समुद्रगुप्त ने, इसको चंद्रगुप्त 1 भी कहा जाता है कई बार, चंद्रगुप्त 1 या समुद्रगुप्त, ठीक है, ये उसका बेटा था, उन दोनों ने धारण की थी। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते थे आप सभी लोग। तो मौर्य साम्राज्य जब खत्म हुआ उसके बाद में फ्रेंड्स यहां पर में आप लोगों का भारत में कई सारे साम्राज्यों का उदय हुआ धीरे 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 धीरे। एक समय ऐसा आया जब गुप्ता जो साम्राज्य था उसने नॉर्थ इंडिया के ऊपर में शासन किया 4वीं शताब्दी में, और उनमें काफी सारे लोग जो है उन्होंने उस पर शासन किया है। एक शासक थे श्रीगुप्त, जो कि संस्थापक भी थे। तो श्रीगुप्त संस्थापक थे, लेकिन ये दूसरों के अधीन रहकर कामकाज चलाते थे। चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि इनका पोता था, श्रीगुप्त का पोता था, ये पहला जो है स्वतंत्र शासक था, इंडिपेंडेंट था। इसी वजह से इसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो पहला शासक जो है गुप्ता डायनेस्टी का जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त 1 था, और फिर बाद में उसका बेटा समुद्रगुप्त, उसने भी महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहां पर में आपको बताना है सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस 23 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स हैव अ चांस टू कंटेन फॉसिल्स? उनके अंदर में जीवाश्म हो सकते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनर ने भी पूछा ये क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपका। और ये मैं बोल रहा हूं आपको पता होना चाहिए, हर एक समझदार इंसान को पता होना चाहिए जिसने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है। देखिए फ्रेंड, चट्टाने 3 प्रकार की होती है। एक होती है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने। आग्नेय चट्टाने वो चट्टाने होती है जो सबसे पहले बनती है। तो सबसे पहले कौन सी चट्टाने बनती है? आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक सबसे पहले बनती है। जमीन में से जो लावा निकलता है जब वो ठंडा हो जाता है ना, उससे जो चट्टान बनती है वो होती है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने। इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, प्राथमिक चट्टाने। फिर ये प्राथमिक चट्टाने सेडिमेंट्री रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में कन्वर्ट हो सकती है। अभी जो सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, इसकी खास बात ही ये है कि ये लेयर्स बाय लेयर में बनती है। ये इंपॉर्टेंट वाला कीवर्ड है, लेयर, परत, परतदार बनती है ये सेडिमेंट्री रॉक। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे बनते जाती है। तो कई बार क्या होता है, इन लेयर्स के बीच में जो है वो जीवाश्म जो है आप लोगों को मिल जाते हैं, जीवाश्म जो है वो मिल जाते हैं। तो केवल सेडिमेंट्री रॉक ही एक ऐसी रॉक है, अवसादी चट्टान, जिसके अंदर में आपको फॉसिल्स मिल सकते हैं, जीवाश्म मिल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका होगा ओनली ए। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वाली चट्टान है जो परतदार चट्टान होती है, परत बनाती है, लेयर बाय लेयर होती है। तो लेयर्स वाली कौन सी होती है? चलो लिखो अभी जल्दी से, लेयर वाली कौन सी होती है? लेयर वाली जो है फ्रेंड्स आप लोगों की वो भी सेडिमेंट्री है, और उन्हीं लेयर्स के बीच में आपको फॉसिल्स, जीवाश्म, ठीक है, मछली की हड्डियां, पेड़ पौधे के अस्थि जो है अवशेष, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल सकती है सेडिमेंट्री में, क्योंकि वो लेयर बाय लेयर बनती है। किसी लेयर के बीच में फंस गया जीवाश्म, तो आंसर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। देखिए ये इस तरीके से जब प्राइमरी रॉक्स टूटती है आपकी, तो उनके टुकड़ों के वजह से ऐसे जमकर परत दर परत जो है आप लोगों की सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है आपकी, ठीक है। ये इस तरीके से देख रहे हो आप लोग, यहां पर में ये टूट कर ये सेडिमेंट जब आपस में जुड़ जाते हैं तो लेयर बाय लेयर यहां पर में बन जाता है इनमें। चलो नाउ फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का 6th स्टैंडर्ड का जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है आप लोगों का। इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। और जैसे कि मैं यहां देख पा रहा हूं फ्रेंड्स कि कंटिन्यूअसली लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। एक बार सभी लोग,
ठीक है, जल्दी से लाइक का बटन दबा देंगे ताकि मुझे पूरा 1 घंटा यहां पर मैं आप लोगों के लिए एनर्जी मिलती रहे, और जरूरत पड़े तो 1 घंटे से लंबा भी मैं आप लोगों के लिए सेशन ले लूं। सभी लोग एक साथ जल्दी से यहां पर मैं लाइक का बटन दबा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तुम्हारे चचा मिनहाज सिराज, ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का जो है वो वर्णन किया था सबसे पहले 13वीं शताब्दी के अंदर में। उन्होंने पहले जो है वो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। मिनाज सिराज जो है ये अरब क्रॉनिकल थे, अरब इतिहासकार थे मिनाज सिराज। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा वाला पॉइंट सही होगा। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6वीं क्लास का, ठीक है। तो मिनहाज सिराज जो है आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था, ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का 13वीं शताब्दी के अंदर में। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये पर्शियन नहीं थे, ठीक है, ये अरब नहीं थे, ये पर्शियन थे, फारसी इतिहासकार थे, ये फारसी थे, पर्शियन थे, पर्शियन। तो एग्जामिनर ऐसे ही आप लोगों को जो है यहां पर में घुमाने की कोशिश करेंगे। पर्शियन थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो मिनहाज सिराज, ठीक है, ये वही है जिन्होंने रजिया सुल्तान से कहा था, रजिया सुल्तान के लिए लिखा था कि रजिया अपने भाइयों में सबसे काबिल थी, लेकिन एक लड़की होने के कारण उसका शासन जो है वो भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के विरुद्ध में जाता है। यही थे वो मिनहाज सिराज। बिहार का सबसे पहला उल्लेख भी इन्होंने ही किया है कि कैसे बिहार का नाम बिहार पड़ा था, तबाकत नासिरी नाम की पुस्तक में। और ये पर्शियन क्रॉनिकलर थे, पर्शियन इतिहासकार थे, ये याद रखेंगे। तो तबाकत नासिरी नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है, ठीक है, 13वीं शताब्दी में। और इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था 13वीं शताब्दी के अंदर में, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है फ्रेंड्स, यहां पर मैं निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि का जो है प्रयोग किया था। अब देखिए यहां पर मैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। अब आप लोग बताएंगे, मैं चाहता हूं यहां पर मैं आप लोग इसका आंसर करें। मैं पोल दे रहा हूं आप लोगों को, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। पोल दे रहा हूं आप लोगों को, आंसर करेंगे सभी के सभी लोग। ऑप्शन कहां है वो भी देखकर आंसर करना है आप लोगों ने। ऑप्शंस कहां पर में है, ऑप्शंस कहां है देखिए आप लोग। चलिए आगे आप लोगों के पास में ऑप्शंस पोल। अब तो हर किसी बच्चे का आंसर यहां पर में सही होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इंडिपेंडेंट शासक था, स्वतंत्र शासक था गुप्ता वंश का, वो था चंद्रगुप्त। इसको चंद्रगुप्त एक भी बोल सकते हैं। इसने धारण की थी, और इसके बेटे समुद्रगुप्त, इसने धारण की थी महाराजा अधिराज की उपाधि, ठीक है। तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने धारण की थी। चंद्रगुप्त दो ने कौन सी वाली उपाधि धारण की थी, ये कोई बता सकता है मुझे? तो आंसर जो है बी और डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर में दिया हुआ है। ऐसे आप लोगों ने आंसर करना था इसको, ओके। और बड़ी खुशी की बात है फ्रेंड्स यहां पर में कि 74% जो लोग हैं उन्होंने सही आंसर दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 74% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और ऐसे ही फ्रेंड्स रिवीजन के तौर पर आप लोगों की जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएंगी। तो चंद्रगुप्त दो ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की, ठीक है, विक्रमादित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। देखिए ये आप लोगों की जो है फ्रेंड्स लड़ाइयां दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी वाला जो है जोड़ी किसके साथ में लगेंगी। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, ओके। पूरा जो मुगल वाला चैप्टर है ना, उसी में से अलग अलग जगह में से जोड़ियां मिलाने का बनाया है इसको। चंदेरी की लड़ाई, चौसा की लड़ाई, अहमदनगर का के ऊपर में कब्जा और बीजापुर के ऊपर में कब्जा। अब ध्यान से समझिए आप लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप लोगों का। वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, यहां पर मैं चंदेरी की लड़ाई, ओके, और चौसा की लड़ाई, ये आप लोगों की जो है ये शुरुआत में हुई है आप लोगों की, सबसे शुरुआत के अंदर में 15वीं शताब्दी के अंदर में, ये 16वीं शताब्दी के अंदर में हुई है। चंदेरी की लड़ाई हुई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। चौसा की लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स 1539 के अंदर में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो चंदेरी की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई? चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, ये हुई थी बाबर और मेदिनी राय, ठीक है, इनके बीच में हुई, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है। चौसा की जो लड़ाई है फ्रेंड्स वो हुई थी आप लोगों की हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ये चौसा की जो लड़ाई है, ये वाला क्वेश्चन DSSB में ऑलरेडी आ चुका है, DSSB TGT फीमेल में, TGT फीमेल में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, चौसा की लड़ाई वाला। अहमदनगर और बीजापुर का, ठीक है। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स, अहमदनगर को जो कब्जे में लिया था मुगल सल्तनत में, वो लिया था शाहजहां ने, शाहजहां। मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन डिस्कस करो यहां पर। मैं बीजापुर को कब्जे में लिया था औरंगजेब ने। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर अहमदनगर पे कब्जा शाहजहां ने किया था और बीजापुर पे कब्जा औरंगजेब ने किया था,
तो पहले अहमदनगर पे कब्जा हुआ होगा या बीजापुर पे? मेरे को एक एक बच्चे का आंसर चाहिए। मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, अगर किसी ने ये आंसर लगा दिया ना इसका यहां पर मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। बस इतनी सी बात बताओ मेरे को, पहले अहमदनगर का एनेक्सेशन हुआ फिर बीजापुर का, ये बता दिया मैंने। अहमदनगर का एनेक्सेशन या अहमदनगर को अपने राज्य में किसने मिला लिया था? शाहजहां ने। बीजापुर के ऊपर में किसने कब्जा कर लिया था? औरंगजेब ने। तो पहले क्या हुआ होगा ये बताओ, पहले कौन आया? अरे पहले पप्पा आते कि बेटा आता पहले दुनिया में? ऑब्वियस सी बात है कि शाहजहां जो है औरंगजेब का पप्पा था, तो औरंगजेब पहले हुआ होगा। तो जो बच गए ऑप्शन है उनमें से पहले अहमदनगर को कब्जे में लिया गया होगा, फिर बाद में बीजापुर को लिया गया होगा। कितने लोग हैं जो ये बात समझ गए, ये लॉजिक समझ में आ गया उनको? अगर इतना भी पता होता तो भी कर लेते। अहमदनगर को किसके समय में कब्जे में लिया गया था? शाहजहां के। बीजापुर को औरंगजेब के समय में। याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है? तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहां पर में क्या हो जाएगा? ए की जोड़ी 3 के साथ में, फिर 4 के साथ में। 3 और 4 सी में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है? फिर 1 और 2। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को लास्ट में फिर से लगाऊं क्या मैं आप लोगों के लिए? कितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? देखते कितने लोग यहां पर में चैलेंज को इसको कर पाते हैं। तो अहमदनगर को जो है अनेक्स किया था शाहजहां ने, और औरंगजेब के समय में जो है फ्रेंड्स बीजापुर और गोलकुंडा को किया गया। बीजापुर जो था, ठीक है, आज का कर्नाटक जिसको बोल सकते हो आप लोग, 1685 में, और गोलकुंडा जो आज का हैदराबाद है उसको किया गया था 1687 में, 1687 में, औरंगजेब के समय में। बस सिंपल सी बात है। नाउ अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगा उसकी पहचान कीजिए। एक विशेष क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र ले लेते हैं। ये विशेष क्षेत्र मेरा प्यारा भारत है। इस भारत के अंदर में वनों का वितरण, कि कहां पर में ज्यादा वन है, कहां पर में कम वन है, उनका वितरण दिखाना है हमें। तो हमने क्या किया, कोई एक थीम ले ली। कौन सी थीम? वन की। कोई एक विषय ले लिया हमने वन, और उसका वितरण दिखाया, सिर्फ उसी को दिखाया, बाकी कोई कुछ और चीज नहीं दिखा रहे हम केवल और केवल वनों का वितरण दिखा रहे हैं। तो इसको कहा जाता है थीमेटिक मैप, विषयगत। कोई एक विषय लेकर उस मैप को, उन सारी चीजों को जो है दिखाना, उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना, ये आपका थीमेटिक मैप या विषयगत मानचित्र कहलाता है। अगर आप फिजिकल मैप की बात करोगे तो फिजिकल मैप के अंदर में आप लोगों का होता है फ्रेंड्स, ठीक है, पहाड़, नदियां, इन सारी चीजों को एक साथ दिखाना। लेकिन जब हम केवल एक ही चीज दिखाते, कोई और चीज, पहाड़, नदियां, पठार, ये सब नहीं दिखा रहे, कोई एक विषय लिया और उसी को केवल दिखाया हमने, कि एक थीम ली और उस थीम को दिखा दिया, ठीक है, तो वो आपका थीमेटिक मैप हो जाएगा। ओके, तो किसी एक थीम को लेकर दिखाना थीमेटिक मैप होता है। और क्या हो सकते हैं थीमेटिक मैप के एग्जाम्पल? कोई बता सकता है मुझे? थीमेटिक मैप के एग्जाम्पल बता दीजिए जल्दी जल्दी से सभी। नाउ फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोग देखिए कि उपनिवेश के साथ में विलायन कीजिए। मैंने पता है इस क्वेश्चन को हमेशा आप लोगों को एक ट्रिक के साथ में बताया है, ठीक है? एक ट्रिक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप उसको कर सकते हैं। हिस्ट्री में डेट एंड ईयर याद नहीं रहती सर, ट्रिक बता दीजिए। सुनीता शर्मा जो है बार बार कमेंट्स कॉपी पेस्ट करके पूछ रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ सुनीता, ठीक है? जब सर पढ़ा रहे हो ना तो उस समय में क्या करना चाहिए पता है? पूरा का पूरा फोकस जो है, जो पढ़ा रहे हैं, जो सर सवाल पूछ रहे हैं उसके ऊपर में होना चाहिए। जब सर पढ़ा रहे हैं आपको कि जो है 1685 के अंदर में बीजापुर के ऊपर में कब्जा किया, 1687 के अंदर में जो है वो गोलकुंडा पे कब्जा किया, तो जब सर पढ़ा रहे तब पूरा पूरा फोकस सर की तरफ में होना चाहिए। ये है सीक्रेट आपका, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीज। इंग्लैंड जो है फ्रेंड्स वो जमाई बन के बैठा हुआ था, सबका जमाई, ठीक है? सबका जमाई, कि भाई जमाई जैसे भारत में आके बैठ गया भाई, ये जैसे हमारा जमाई है वो। तो जमैका पे इंग्लैंड ने कब्जा किया था, ये आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है? जमैका, इंग्लैंड, जमैका। तो सी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है, और सी की जोड़ी 1 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी है, और आंसर आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स और भी अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे इसकी, तो पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल, ठीक है, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, पुर्तगाल जो है उसके ऊपर में कब्जा किया था ब्राजील ने। बी की जोड़ी 4 के साथ लगने वाली है आप लोगों की, लगी हुई है बिल्कुल। ओके, फ्रांस जो है फ्रेंड्स सेंट डोमिंगो आइलैंड्स है आपके, कैरेबियन आइलैंड बोल सकते हो आप इनको, सेंट डोमिंगो, ठीक है? तो सेंट डोमिंगो के ऊपर में फ्रांस ने कब्जा किया था, और स्पेन ने वेनेजुएला पे, स्पेन वेनेजुएला, ठीक है, स्पेन वेनेजुएला। तो ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये लाइन लिखी, ये पैराग्राफ लिखा गया एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी, वहां से पूछा गया क्वेश्चन, निकाल के लाया आप लोगों के लिए। फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंगो, कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर में।
पुर्तगालियों ने ब्राजील पर कब्जा कर लिया, इंग्लिश लोगों ने जमैका पे कब्जा कर लिया और स्पेनिश लोगों ने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया नील की खेती करने के लिए। सिंपल सी बात है, और क्या है इसमें। फ्रांसीसियों ने किया सेंट डोमिंगो पे, पुर्तगालियों ने ब्राजील पे, इंग्लिश लोगों ने जमैका पे, स्पेनिश लोगों ने वेनेजुएला पे। और ये क्या आएगा आप लोगों का, ये आएगा आप लोगों का जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में, मान लो जिस तरीके से आया। तो रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई, ठीक है, वैसे ही आप लोग पुर्तगाल को कोई और एक ट्रिक लगा के ब्राजील के साथ में याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। पुर्तगाल, तो पुर्तगाल, पोर्तुगीज, ब्राजील, पुर्तगाल, ब्राजील, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर में ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी मिलती है आप लोगों की, ठीक है। अगर मान लो कि आपकी मैडम जो है वो लेकर आई सुबह सुबह आपके लिए, लीजिए जी हस्बैंड जी कॉफी पी लीजिए, ठीक है, और कॉफी दी आपको और एक प्यारी सी गाल के ऊपर में किस दे दी, और आप अखबार पढ़ते पढ़ते मस्त जिंदगी का आनंद ले रहे हो। सोचो क्या मस्त एक नंबर जिंदगी रहेंगी आप लोगों की। तो याद रखना गाल के ऊपर में भाई ब्राजील से आई हुई कॉफी आपको पिला रही है वो, आके सुबह सुबह पेपर पढ़ते हुए आप लोग जो है मस्त पैकी कॉफी पी रहे हो ब्राजील वाली, है ना, ये याद रख लो आप लोग। उसके बाद में जो है वेनेजुएला, ओके, तो वेनेजुएला को स्पेन के साथ में क्या लगा सकते हैं आप लोग, पेन हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप जो है यहां पर में आपके वेन में, वेन मतलब आपकी नसों के अंदर में पेन हो रहा है, नसों में पेन हो रहा है, नस नस आप लोगों की दुख रही है, ठीक है, नस नस में पेन हो रहा है, वेन मतलब नस, नसें जो वेन्स होती है आप लोगों की, और उसमें पेन हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। फ्रांस, डोमिंग्यू, फ्रांस को डोमिंग्यू, तो फ्रांस का क्या लगा सकते हैं हम लोग यहां पर में, फ्रांस का, ठीक है। देखो फ्रांस डांस जैसा लग रहा है मुझे, डांस, और डोमिंगो भी, सेंट डोमिंगो भी डांस, डी से स्टार्ट हो रहा है, फ्रांस डांस सेंट डोमिंगो, फ्रांस डांस सेंट डोमिंगो। तो किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है इसको। एक काम करते हैं इसको ना बिना ऑप्शन के, यहां पर मैं टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज लास्ट में एक बार लगा दीजिए इस क्वेश्चन को भी। चैलेंज एक्सेप्ट कितने लोग कर रहे हैं यहां पर मैं देखना चाहूंगा। यहां पर मैं ये लास्ट में लगाएंगे आपके लिए क्वेश्चन वो वाला। एक फसल के संबंध में निम्नलिखित को पढ़िए। एक फसल है, ये आप लोगों की स्टेपल डाइट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट वाली डाइट है। कहां पर में, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है, मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्र जो होता है ना आप लोगों का ये वाला, ठीक है, हमारा भारत यहां पड़ता है, तो ये वाले एरिया में, ठीक है, और इस वाले एरिया में भी चावल खाया जाता है, मतलब कौन सी फसल खाई जाती है बेसिकली। इसको बहुत हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल की जरूरत है। हाय, इतना सारा कहाँ से ला के देंगे हम इसको, बहुत डिमांड है इसकी, बहुत हाई डिमांड है इसकी। खत्म हो गया, हाई डिमांड किसकी है, हमारा बच्चा हाई डिमांड वाला राइस, ठीक है। तो चावल की सबसे ज्यादा हाई डिमांड होती है, बोलता है मेरे को हाई टेम्परेचर भी चाहिए, मेरे को जो है हाई ह्यूमिडिटी मतलब कि बहुत ज्यादा नमी चाहिए और रेनफॉल भी ज्यादा चाहिए, सब कुछ इसको ज्यादा ज्यादा चाहिए यहाँ तक, है ना। तो चावल खत्म हो गई बात। हमारे यहाँ पर में, हमारे भारत में भी देखोगे आप लोग चावल जो है बहुत ज्यादा खाया जाता है। अभी के सभी बच्चे एक साथ सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा देंगे ताकि यूट्यूब हम लोगों को प्रमोट कर सके यहाँ पर में, ठीक है। क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चे आकर हम लोग जल्दी से हमारे टारगेट को रीच कर सके, और साथ ही साथ आप लोग भी जहां जहां शेयर कर सकते हो, जिस जिस भी ग्रुप में, उस ग्रुप में जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का 6th स्टैंडर्ड का, स्टोन टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज कॉल्ड माइक्रोलिथ। मेसोलिथिक पीरियड के समय की बात हो रही है, मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण युग। देखिए 3 प्रकार के युग थे, एक था पैलियोलिथिक पूरा पाषाण, ठीक है, एक था मेसोलिथिक मध्य वाला, मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण, और एक था नियोलिथिक। जब आप जंगल में नंगू पुंगू घुमा करते थे ना आप लोग, तो सबसे पहले वाले जन्म में आप पैलियोलिथिक एज में थे, ठीक है, सबसे लंबा समय काल पैलियोलिथिक काल था आपका। फिर मेसोलिथिक काल आया जब पर्यावरण में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले, और फिर नियोलिथिक काल। मेसोलिथिक काल में आप छोटे छोटे से हथियार या औजार बनाते थे, इतने छोटे छोटे से, ठीक है। तो छोटे छोटे से हथियार या औजार बनाते थे आप लोग स्टोन्स के, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये स्टोन टूल्स लार्ज साइज के होते थे, बोलते अरे मेरे लाल, तुम्हारे घर में जो है छोटी बेटी का, बड़ी बेटी का नाम छुटकी रखते होगे तुम, छुटकी आजा, और कौन आ रही है, तो बड़ी वाली बेटी आ रही है। अबे भाई छोटी लड़की का नाम छुटकी रखेंगे ना, बड़ी लड़की का नाम छुटकी क्यों रखेंगे। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, माइक्रोलिथ नाम रखा है, लघु पाषाण, तो बड़े साइज का क्यों होगा, वो छोटे साइज का होगा ना, ऑन सेंस, ठीक है। तो ये वाला तो बिल्कुल भी गलत है आप लोगों का, पत्थर के औजार बड़े आकार में होते थे, माइक्रोलिथ नाम ही है उसका, माइक्रोलिथ छोटे आकार का है वो, ठीक है। तो दो जहां है, काटो 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 काटो, आंसर इज ऑप्शन सी। खत्म, तीसरा वाला पॉइंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी आप लोगों की, खत्म हो गया, ठीक है। तो ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कि पुराने समय के पैलियोलिथिक समय काल के जो औजार थे वो खत्म हो गए थे। भाई कहाँ खत्म हो गए थे, पत्थर के, वो लकड़ी के थोड़ी औजार थे, तो पहले वाले भी अवेलेबल थे लेकिन नए प्रकार के और बनाने लगे थे ये लोग। तो मेसोलिथिक काल
में छोटे छोटे पत्थरों के औजार या हथियार बनते थे। पुराने वाले जो हथियार थे वो भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन साथ साथ में छोटे छोटे और हथियार और औजारों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। इतनी सी बात है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ जिंगल आला, ठीक है। जल्दी जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को 1000+ लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन भी लोगों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक करके अपना अपना यहाँ पर में योगदान दे दिया है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं लोगों को ये सेशन समर्पित पूरी तरह से, जिन्होंने अपना योगदान दे दिया है। सर आप जब नंगू पंगू बोलते हो तो बहुत क्यूट लगता है। अरे तो हम वैसे ही थे ना अपने पूर्वज लोग, या हम लोग पुराने जन्म में। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग यहां पर। देखिए, हिस्टोरियंस, इतिहासकार जो है आपके, वो इतिहास टाइम को, मतलब हिस्टोरियंस डू सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डे एंड ईयर्स। मतलब टाइम जो है क्या है, तो टाइम जो है वो समय का पास होना है। मतलब घंटे बीत गए तो इतिहास हो गया, टाइम जो है वो बस उसको देखते कि कैसे समय बीता है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन और समय में नहीं, ईयर्स में नहीं देखते। वो देखते हैं कि समय में चेंज क्या आया, वो समय को उस रूप में देखते हैं। आप लोग क्या देखोगे कि कितना समय हुआ, तो 1 घंटा हो गया, 4 दिन हो गए, 10 साल हो गए। लेकिन इतिहासकार उसको देखते हैं कि उस समय में चेंज क्या आया। तो समय को वो लोग चेंज के रूप में भी देखते हैं। वो टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं चेंजेस, कि समाज में क्या चेंज हुआ, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज हुआ, ठीक है। तो दूसरा वाला सही है, टाइम को चेंज के रूप में देखा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, कि सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज देखने के लिए मिला आप लोगों को। से केवल और केवल जो है यहाँ पर में जस्ट टाइम कैसा पास हो रहा है, घंटे कैसे पास हो रहे हैं, वो नहीं देखा जाता है यहाँ पर। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखने। आंसर इसका जो है फ्रेंड्स, जहां जहां ए को सही बोला है काटो, ए को सही बोला है काटो, ए को सही बोला है काटो, ए को सही बोला है काट दो। आंसर आपका डी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हिंदी के अंदर में भी अगर मैं बताऊं, तो इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। वो लोग यहां बोल रहे हैं कि देखते हैं, नहीं देखते। वो ऐसा होगा तो फिर तो सिर्फ समय बीता और इतिहास चेंज हो गया। अरे भाई, समय का मतलब होता है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या चेंज आया। इतिहासकार चेंज देखते हैं कि क्या चेंज आया, वो इतिहास बनता है, ना कि समय बीत गया और चेंज आ गया, समय बीत गया उसी को इतिहास बोल दिया आपका, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को। केवल जो है यहां पर में घंटों, दिन या वर्षों को बीतने के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि देखा जाता है कि चेंजेस क्या आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर मैं आप देख सकते हो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग आवर्स, डे और ईयर्स। जबकि टाइम जो है फ्रेंड्स आप लोगों का रिफ्लेक्ट करता है चेंज क्या आया है समाज में। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों को इस्तेमाल किया जाता था, उसके चिन्ह मिलते आपको। तो जो चूल्हे हुआ करते थे बुर्ज होम में, वो कहां मिलते आप लोगों को? तो पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल है बुर्ज होम। बुर्ज होम कौन से वाले राज्य में है? स्टेट का नाम बताएंगे आप लोग जल्दी से, कौन से स्टेट में मिलेंगे आपको बुर्ज होम? तो बुर्ज होम आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर में। और बोथ अंदर और बाहर दोनों समय में, दोनों जगह पे जो है यहाँ पर में ये बनाते थे, ठीक है, चूल्हे बनाते थे। अब ये चूल्हे जो है दोनों अंदर और बाहर दोनों बनाते थे। इससे ये पता चलता है कि अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग जो है कुकिंग हैबिट्स थी उनकी। कुकिंग जो है वो अंदर भी होती थी, बाहर भी होती थी, जिससे पता चलता है कि मौसम, वेदर के अनुसार वो लोग बाहर या अंदर दोनों जगह खाना बनाते थे, ठीक है। आज ठंडी है, चलो ना जी, ठीक है, आज मस्त पैकी भजिए तल के खाएंगे बाहर बैठ के, ठीक है। तुम आटा गूंद देना, मैं जल्दी जल्दी से भजिए तल दूंगी, चाय रख देंगे, हम लोग बातें करते करते चाय पकौड़े खाएंगे। हो सकता है कोई रोमांटिक कपल हो ऐसा भी, मतलब चलो भाई चलते करके इस तरीके से, ओके। तो अंदर बाहर दोनों जगह होते थे। और कभी बारिश आ रही है तो भाई बारिश में तो बाहर नहीं बैठ सकते, बोलेंगे चलो ना जी बारिश में भीगते भीगते जो है पकौड़े बनाएंगे। वो बोलेंगे पागल औरत, चल अंदर चल, यहाँ पर मैं बारिश में पकौड़े कैसे बनाऊंगा, आग कैसे जलाऊंगा मैं, आई बड़ी, ठीक है, कि पकौड़े बनाने हैं बारिश में, बाहर जाके आग कैसे जलाऊंगा ये तो सोच। वो बोलेंगे अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं करके, ठीक है। तो अंदर में बनाते थे फिर वो लोग इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो अंदर और बाहर दोनों जगह पे चूल्हे के निशान आप लोगों को मिलते हैं। और ये लोग क्या करते थे, बुर्ज होम के अंदर में ऐसे गड्ढों में घर बना के रहा करते थे, गड्ढे वाले घर, पिट हाउस बोला जाता था इनको, पिट हाउस, पिट हाउस। हिंदी में इसको कहते थे गर्त आवास, गर्त आवास। तो गर्त आवास के सबूत आप लोगों को कहां पर में मिलते हैं? बुर्ज होम में। बुर्ज होम में एक और चीज मिलती है कि मान लो कि वो हस्बैंड मर गया, ठीक है, वही मरेगा पहले, ठीक है, बेचारा ये सब सुन सुन के पहले वही मरेगा। अब जब वो मर गया, ठीक है, वो मर गया, अब उसको दफना दिया, ठीक है। तो उसको जब दफनाया गया तो साथ में जो है उसका जो डॉगी था उसको भी दफना दिया साथ में मार के।
बोले कि ये साथ में जाएंगे करके ये लोग। ओके, पत्नी को भरोसा नहीं है कि अकेले जाएंगा, पता नहीं कहाँ जाएंगा करके ये। ओके, तो ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स कि पिट हाउस बनाए जाते थे, और इसके अलावा जब दफनाया जाता था तो दफनाकर जो है क्या किया जाता था, जमीन के जमीन में वहां पर में गड्ढों में दफनाने वाले जगह पे डॉग को दफना दिया जाता था यहाँ पर में, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो है कौन से वाले समय काल की जगह है, बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, बुर्ज होम आप लोगों की नियोलिथिक साइट की जगह है, नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, नियोलिथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। जी, देखिए अगर मैं यहां पर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों से बोला गया है कि यदि सोनम एक अध्यापिका लेखपाल या कनुंगो जैसे शब्दों का प्रयोग करती है तो किस बारे में बात हो रही है यहां पर में। ठीक है, और जैसे मैं यहां देख पा रहा हूं फ्रेंड्स कि कुछ लोग जो है यहां पर में किसी ने यहां पर में लिखा था, ठीक है, सोनम गुप्ता बेवफा है वाला। ठीक है, और ये मैं जब भी ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार कराया ना, तो पता नहीं कोई ना कोई आ ही जाता है जो ये लिख देता है यहाँ पर में, सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है। ठीक है, तो वो वाली सोनम नहीं है ये। यदि सोनम जो है एक अध्यापिका है, लेखपाल और कनुंगो जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है, तो वो किस पार्ट को पढ़ा रही है, तो वो जो है फ्रेंड्स आपका मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड को पढ़ा रही है, भू राजस्व रिकॉर्ड को पढ़ा रही है। ठीक है, एक्चुअल में जो कनुंगो होता है या लेखपाल होता है वो क्या करता है, गांव में, ठीक है, गांव या गांव का जो ग्रुप होता है वहां पर में जितनी भी जमीन है उसका लेखा जोखा रखता है। तो भू राजस्व रिकॉर्ड मैं आप लोगों को यहां पर मैं दिखाना भी चाहूंगा। ठीक है, मेन वर्क जो है वो है उनका मेजरमेंट ऑफ लैंड और रिकॉर्ड कीपिंग का, मतलब आपके पास में कितनी जमीन है, भूमि का मापन करना और उस भूमि का रिकॉर्ड रखना कि कितनी जमीन आपके पास में, ये मुख्य काम जो है पटवारी का है। इसको आप लोग लेखपाल, कनुंगो, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर या गांव का अधिकारी भी आप लोग कहते हो इसको। तो ये इसको याद रखोगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों का। ओके, और यहां पर मैं जो लोग बोल रहे थे ना सोनम गुप्ता बेवफा वाला, उसका मैं बता दूं आप लोगों को, एक बहुत ही एक शेर मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था, इससे पहले यहाँ पर में, कि सफ़ेद शर्ट थी, ठीक है, और तुम बैठे थे जब मैं क्लास से निकलती थी मुस्कुराते हुए, हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारे करते थे ना तुम मुझे आते जाते हुए, और आंखें वो तमाम रात वो मुझे आंखें भूलती ना थी जिसमें मेरे लिए इज्जत और वकार था, मुझे डर था कि तुम भी बाकियों की तरह तो नहीं जो जिस्म पर तमन्नाओं के दाग छोड़ते हैं, तुम कहीं कहीं वैसे ही तो नहीं जो फूल तोड़कर गुस्से में बाग छोड़ते हैं। हम साथ रहे और हमें पता ना चला कि ताल्लुकात में हदबंदियाँ भी होती है, मोहब्बतों के सफ़र में रास्तों में कुछ पगडंडियाँ भी होती है, तुम्हारे वास्ते दिल में जो है काश मैं तुम्हें बता पाती, तुमसे और मिलने की कोई और वजह नहीं है, बस मैं अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला पाती। तो माँ से नज़रें नहीं मिला पाती, इसी वजह से वो बेचारी सोनम जो है वो आई नहीं, और तुम बोल रहे हो कि सोनम गुप्ता बेवफा है। चलो आ जाओ यहाँ पर मैं इधर से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किसे सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है, जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पर मैं। जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुनहरे रेशे के रूप में किसको जाना जाता है, तो सुनहरे रेशों के रूप में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये जाना जाता है जूट को। ठीक है, जूट को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, और पटसन के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, पटसन। ठीक है, पटसन के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं। ठीक है, तो जूट, और ये आप लोगों का कहां पर में आया था फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई, ठीक है,
2.0 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है, जलोढ़ मृदा में उगता है अच्छे से, और भारत और बांग्लादेश जो है इसके सबसे बड़े उत्पादक है। जल्दी से लिखो सभी लोग, जूट के सबसे बड़ा उत्पादक देश पहले दो कौन से हैं? पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है। भारत में भी सबसे बड़ा कौन सा है? भारत के अंदर में भी अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है पटसन का, याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो पश्चिम बंगाल भारत के अंदर में और बांग्लादेश, ये दो जो है वो पटसन के सबसे बड़े उत्पादक है। ये बोरे जो होते हैं ना, बोरे के ये जो रेशे होते हैं, इनको कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर, मतलब चावल का भाई हो रखा है ये आप लोगों का कहीं, ठीक है। हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और एल्यूवियल सॉइल भी चाहिए इसको, मतलब अच्छी अच्छी चीजें चाहिए इसको बस, ठीक है। चावल का भाई नहीं लग रहा आप लोगों को ये जूट, ठीक है, चावल का भाई है बिल्कुल, चावल को भी ऐसी सब चीजें चाहिए होती है। अलवर संत निम्न में से किसके उपासक थे? एसएसटी में 4/1/2022 में ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का, अलवर संत, ठीक है। तो नैनार और अलवर दो चीजें हैं आप लोगों की, नैनार, ठीक है, और अलवर, ठीक है। अलवर जो नैनार है फ्रेंड्स, ये शिव भक्त हुआ करते हैं, शिव भक्त, ठीक है। और जो नैनार होते हैं आप लोगों के, ये विष्णु भक्त हुआ करते हैं, विष्णु भक्त, ठीक है। नैनार लोगों की संख्या कितनी है? नैनार लोगों की संख्या है 63 और अलवर लोगों की संख्या है आप लोगों की 12। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, जो नैनार है ये शिव भक्त होते हैं और अलवर जो है ये विष्णु भक्त होते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में ही सभी जातियों के संतों को शामिल किया गया है, इवन अनटचेबल समझे जाने वाली पुलैयर और पनार जाति को भी। तो क्या दोनों ने जो है अनटचेबल समझी जाने वाली जातियों को बाहर किया था क्या? नहीं, दोनों ने ही अनटचेबल समझी जाने वाली जातियों को भी अपने अंदर में इंक्लूड किया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो अनटचेबल समझी जाने वाली जातियां हैं उनको भी अपने अंदर में इंक्लूड किया था इन्होंने। दोनों के दोनों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म का विरोध किया। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदुओं में से लोगों को तोड़ रहे हैं, अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट और जैन लोगों के ये लोग क्रिटिक थे, ठीक है, ये याद रखना है। इन्होंने जो है फ्रेंड्स अपनी भक्ति दिखाई अपने लिटरेचर के जरिए, जैसे कि जो 63 नैनार हुए हैं, 63 नैनार संत, उन्होंने तेवरम और तिरुवाचकम नाम की पुस्तकें लिखी है, तेवरम और तिरुवाचकम। वही 12 जो अलवर संत हुए हैं उन्होंने दिव्य प्रबंधम नाम की पुस्तक लिखी है। देखो ये लोगों की संख्या ज्यादा थी, 63 थे नैनार लोग, अब भाई ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा लिखेंगे, ठीक है, तेवरम और तिरुवाचकम। और वही अगर हम बात करेंगे 12 अलवर थे तो दिव्य प्रबंधम एक ही बुक लिखी उन लोगों ने, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। वही अगर मैं बात करूं पेरी अलवार, सबसे इंपॉर्टेंट वाले अलवार संत, उनकी बेटी अंडाल, ठीक है, अंडाल, भाई उनकी बेटी का नाम था अंडाल, हो नहीं सकता, टोंडरी पोड्डी अलवार, ठीक है, नम्मलवार। देखो ये इनके नाम के आगे अलवार अलवार आ गया ना यहाँ पर में, अलवार अलवार, ये अंडाल को छोड़ दो बस, अंडाल के नाम के अलवार नहीं आया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। अपार, संबंदार, सुंदरार, मणिकव सागर, ठीक है, ये बीपीएससी में भी आया था। सीमा कुमारी ने, देखिए आप लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, सीमा कुमारी जी जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अभी भी हमारी क्लास देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अभी अभी यहाँ कंफर्म किया है कि सर ये बीपीएससी में भी आया था करके। लीजिए, और क्या चाहिए आप लोगों को? तो आप लोगों तो जॉब के लायक के प्रिपेयर हो रहे हो नाउ। अब देखिए यहां पर मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया आप लोगों का। अब इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा। मैं चाहता हूं आप लोगों को कि आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करें, ठीक है। चलिए चलिए पोल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, पोल के अंदर में हर एक बच्चा इसका आंसर करेगा। बताइए निम्नलिखित में से किस में पेरी अलवार, अंडाल, टोंडरी पोड्डी अलवार और नम्मलवार के गीतों का संकलन किया गया है? भाई ये सबके सब अलवार लोग हैं, अलवार। और अलवार लोगों के गीतों का संकलन किस में किया गया था? अलवार दिव्य प्रबंधम के अंदर में, है ना। तेवरम और तिरुवाचकम तो नैनार लोगों की है। नैनार में आते हैं आपके अपार, संबंदार, सुंदरार, मणिकव सागर। अंडाल, पेरी अलवार, टोंडरी पोड्डी अलवार, नम्मलवार, ये सब जो है आप लोगों के अलवार संत है, और दिव्य प्रबंधम इनकी पुस्तक का नाम है। कितना आसान था, ठीक है। चलिए 90% लोगों ने जो है फ्रेंड्स सही आंसर दिया था। आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, बढ़िया है। ऐसे ही आप लोग जो है फ्रेंड्स आगे में भी आंसर्स करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोगों का आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को एडजस्ट करने की। यहां पर मैं जस्ट अ सेकेंड, ठीक, चलिए अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ठीक से। देखिए यहां पर मैं फ्रेंड्स बोला गया है कि रूलर्स ऑफ महाजनपदास कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस फ्रॉम ओनली फार्मर्स। जो महाजनपदास के जो लोग थे वो केवल और केवल जो है फार्मर से टैक्स वसूल किया करते थे। चलिए अब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक,
तो पोल भी ले लो। तो रूलर्स ऑफ महाजनपदास, महाजनपदास के जो लोग थे, जो शासक हुआ करते थे, वो केवल फार्मर से टैक्स लेते थे कि नहीं, और भी लोगों से लेते थे, तो केवल किसानों से नहीं लेते थे, तो ए गलत है। तो ए इज ट्रू बोला है, नहीं हो सकता। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नहीं हो सकता। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नहीं हो सकता। आंसर सी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कितने लोग, 84% लोगों ने सही आंसर दिया। बताइए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 84% लोगों ने। इसी समय में, महाजनपद काल के समय में एडवांसमेंट हुआ था टूल में, एग्रीकल्चर में। क्यों हुआ था पता है आप लोगों को? नए नए प्रकार के टूल्स बनने लगे, खेती के अंदर में नए औजारों का, हथियारों का, औजारों का इस्तेमाल होने लगा। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी। अब यहां पर में लोहे के औजार और हथियार बनने लगे आप लोगों के। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। खेती में आपको एडवांसमेंट या प्रगति कब देखने के लिए मिली? उन्नति खेती के अंदर में, ये आपको देखने के लिए मिली थी महाजनपद काल में। महाजनपद काल में ही टैक्स लेना स्टार्ट किया गया, और सबसे लेते थे, किसानों से लेते थे, व्यापारियों से लेते थे, शिकारी और संग्रहकर्ता थे उनसे लेते थे, जो आपके शिल्पकार थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था। एडवांसमेंट देखने के लिए मिला था खेती में और टूल्स के अंदर में। आपको निम्नलिखित में से किसे सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? आप लोग आंसर करेंगे, और जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर में इस क्वेश्चन के साथ, जल्दी से। ठीक है, सभी लोग, चलो देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लाइक एंड शेयर करते रहो दोस्तों, तो सभी लोग चलो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों की भी बात सुन लीजिए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर में टाइप करें। तो जूट को कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका एक और नाम क्या है? और बताइए जल्दी से, पटसन के, ठीक है, कौन से 2 देश सबसे आगे है पटसन उगाने के मामले में? आप लोग बताओगे, और किस प्रकार की भूमि की जरूरत पड़ती है उसको। चलिए नाउ फ्रेंड्स, 30/1/2022 का क्वेश्चन आप लोगों का, 30/1/2022 का ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। वेलन वगाई, ब्रह्मदेव, शालाभोग, देवदान। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग इसका। भारत और बांग्लादेश, वेरी गुड। ठीक है, भारत और बांग्लादेश जो है ये टॉप कंट्रीज है जो जूट उगाती है। नाउ यहां पर मैं आप लोगों से बोला गया है कि वेलन वगाई, ब्रह्मदेव, तो वेलन वगाई जो है फ्रेंड्स याद रखना है कि गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी। ठीक है, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। ए की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, बी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, तो बी की जोड़ी यहां नहीं लगी है 4 के साथ, ए आंसर नहीं हो सकता। यहां नहीं लगी है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर जो है ये इनमें से ही हो सकता है, 2 ही में से हो सकता है। ठीक है, जो वेलन वगाई है ना, ये गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी, नॉन ब्राह्मणों को। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगनी है, देखो दोनों जगह पे लगा है, 3 4 3 4। ठीक है, अब शाला भोग, स्कूल। ठीक है, स्कूल जो है फ्रेंड्स, स्कूल वाली दी जाती थी आप लोगों को स्कूल के मेंटेनेंस के लिए। सी की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी आप लोगों की, यहां लगी है सी की जोड़ी 2 के साथ, आंसर खत्म हो गया बी। ठीक है, बी इज द आंसर। 787 का चैट रेट चल रहा है, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोग यहां पर में कर रहे हैं। तो शाला भोग, देखो एक होता था देवदान। देवदान मतलब क्या होगा? जो है मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि। लेकिन आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, देवदान को क्या कहा जाता था? कोई बोलकर बताओ मुझे, बोलो आप लोग अपने अपने जो है यहां पर में बोलो अपने अपने तरफ में। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? तिरुन्नमट्टू कानी, बोलो तिरुन्नमट्टू कानी। कितने लोग बोल पा रहे हैं इसको? तिरुन्नमट्टू कानी। तो अगर देवदान की जगह तिरुन्नमट्टू कानी आ जाए तो भी समझ जाना वो मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि के बारे में बात हो रही है। देवदान या तिरुन्नमट्टू कानी इसको कहा जाता था। पल्ली चंदनम किसको दान में दी जाती थी भूमि? आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे यहां पर में। पल्ली चंदनम किसको दान में दी जाती थी भूमि? जल्दी से आप लोग स्क्रीन पर देखिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग एक्टिविटी करें, और एक्टिविटी आप लोग करोगे तो ही आप लोगों को चीजें याद होंगी। पल्ली चंदनम किसको दान में दी जाती थी आप लोग बताएंगे। विच बुक्स आर कॉल्ड लेटर वैदिक? उत्तर वैदिक पुस्तकें किसको कहा जाता है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए ऋग्वेद जो है आप लोगों का, इसको बोलते हैं आपका अर्ली वैदिक पुस्तक, अर्ली वैदिक, प्रारंभिक वैदिक पुस्तक। इसको छोड़कर जितनी पुस्तकें हैं आप लोगों की, सारी की सारी जो है आपकी लेटर वैदिक है। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, सारी की सारी आप लोगों की। तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक को उत्तर वैदिक कहा जाता है? उत्तर वैदिक। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कहा जाता है आपका विच आर कॉल्ड लेटर वैदिक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आंसर हो जाएगा 3, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 2, 3 एंड 4, ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स लिखकर बताना है आप लोगों ने। ठीक है, 2, 3 एंड 4 आंसर होगा आपका, 2, 3 एंड 4। तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब आपके लेटर वैदिक पुस्तक है, केवल अर्ली वैदिक में ऋग्वेद आएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो आंसर आप लोग, अच्छा आंसर नीचे में आ रहा है। अब क्या करेंगे यहां पर में आकर? हो गया यहां पर में, ठीक है सब हो गया यहां। उसके बाद में ऑप्शन आ रहे हैं, मेरे बच्चों ने बिना ऑप्शन के आंसर कर दिया। चलिए
रेवतवारी सिस्टम जो है फ्रेंड सबसे पहले कहां पर में ट्राई किया गया था रेवतवारी सिस्टम को? तो रेवतवारी सिस्टम जो है सबसे पहले ट्राई किया गया था आप लोगों का टीपू सुल्तान के इलाके में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेवतवाड़ी प्रणाली। रेवतवाड़ी प्रणाली में रैयत का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? रैयत का मतलब क्या होता है? ये अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। रेवतवाड़ी प्रणाली में रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है। तो किसानों से जो डायरेक्टली एग्रीमेंट किया जाता था टैक्स वसूल करने के लिए, इसको बोलते थे रैयतवाड़ी प्रणाली। डायरेक्ट किसानों से एग्रीमेंट होगा, अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से पैसा वसूल करेंगे, कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। यह लागू की गई थी दक्षिण भारत के अंदर में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। एस्टेट में आया था, कहां लागू की गई थी? तो मद्रास में लागू की गई थी। इसको सबसे पहले किसने ट्राई किया था? टीपू सुल्तान के इस छोटे से इलाके में। उसको ट्राई किया था अलेक्जेंडर रीड नाम के अधिकारी ने। जब टीपू सुल्तान को हराया गया 1799 के अंदर में, उस समय में अलेक्जेंडर रीड को वहां का अधिकारी बनाया गया। मद्रास में ही उसको डाल दिया था उस इलाके को, और अलेक्जेंडर रीड नाम का अधिकारी था। तो उसने सबसे पहले यहां पर में इसको ट्राई किया, इस इलाके पर, टीपू सुल्तान के इलाके पर। फिर बाद में आया आपका, ठीक है, थॉमस मुनरो। जब थॉमस मुनरो यहां का अधिकारी, पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना, तो उसने बोला अरे वाह, ये तो बहुत ही, ठीक है, अच्छी बात बा। तो चलो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है पूरे मद्रास पे लागू करेंगे। तो सबसे पहले इसको ट्राई किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, लेकिन इसको पूरे मद्रास, अलेक्जेंडर रीड ने केवल टीपू सुल्तान के इलाके पे लगाया था इसको। बाद में थॉमस मुनरो जो कि गवर्नर था मद्रास का, उसने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी पे लगाया। इसी वजह से इसको मुनरो सिस्टम भी बोलते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। अलेक्जेंडर सिस्टम बोलो भाई इसको, मुनरो सिस्टम बोल रहे भाई। अलेक्जेंडर रीड ने पहले ट्राई किया ना इसको, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने मुनरो सिस्टम नाम दिया इसको, क्योंकि मुनरो ने लागू किया। और क्यों लागू करने की जरूरत पड़ी थी रेवतवाड़ी की? क्योंकि भाई दक्षिण भारत में कोई जमींदार थे नहीं, बिचौलिए नहीं थे, जमींदार नहीं थे, तो डायरेक्टली किसानों से, रेवत लोगों से एग्रीमेंट किया जाता था। जो तुम्हारे चचा थे थॉमस मुनरो, उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को पेरेंटल फिगर की तरह रहना चाहिए, किसानों के लिए फादर की तरह रहना चाहिए, और उनकी रक्षा करनी चाहिए, बदले में चार्ज लेना चाहिए, उनसे पैसे लेनी चाहिए। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं, थॉमस मुनरो बोल रहा कि पेरेंटल फिगर की तरह रहना चाहिए, फादर फिगर की तरह। तो ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन आ सकता है। थॉमस मुनरो ने कहा था कि ब्रिटिशर्स को किसानों के साथ में फादर फिगर की तरह रहना चाहिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट प्लांट वोड? और ये वोड वाला वो वोड नहीं है आपका, श्री श्री हरि सिंह जी महाराज ने जो कहा था, ठीक है, 4 बोतल वोट का काम उसका रोज का, ठीक है, ना उसको कोई रोके ना उसको किसी ने रोका। भाई क्यों नहीं रोक रहा तेरे को कोई, ठीक है? तो इसमें क्यों बता रहा है सबको कि किसी ने नहीं रोका करके? गलत बात। व्हाट इज ट्रू अबाउट प्लांट वुड? वुड वो वाला वुड नहीं है, ये वुड जो है एक पौधा है जिससे रंग बनाया जाता है, ठीक है। यहां पर में इसका इस्तेमाल डाई बनाने के लिए किया जाता है, कलर बनाने के लिए, जिससे पीली और धुंधली थी, मतलब ये जो डाई बनती थी ये पीली और धुंधली होती थी। इंडिगो के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय वुड उत्पादकों ने सरकार पर दबाव डाला। होता यूं था, आप समझ लीजिए, यहां पर में हमारे भारत में इंडिगो उगती थी, नील उगता था। नील अच्छी क्वालिटी का होता है, और वुड जो है वो हल्की क्वालिटी का, लो क्वालिटी का होता है। अब जो यूरोप के अंदर में जो वुड उगता है आप लोगों का, यूरोप कहां पर में पड़ता है आपका? यहां पर में, इस इलाके में। कहा? ये इधर में। और ट्रॉपिकल जोन ये है। ट्रॉपिकल के ऊपर वाला जो जोन होता है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। ट्रॉपिकल नहीं कहा जाता, उसको टेम्परेट कहा जाता है, टेम्परेट, टेम्परेट। और हिंदी में उसको कहते हैं शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय नहीं, शीतोष्ण कहा जाता है। यूरोप कहां पर में है? शीतोष्ण क्षेत्र में है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो ये इस इलाके में है वो, तो यहां पर में वो उगता है। तो ट्रॉपिकल नहीं है वो, शीतोष्ण क्षेत्र है यूरोप में, यूरोप, ठीक है। वुड से बनी डाई पीली और धुंधली होती थी नील के मुकाबले में। अब सब लोग इंडिगो को प्रेफर करते थे, फिर क्या करें, ये लोग अपनी वाली पे उतर आए, ये लोग नहीं बोले इंडिगो को आने ही मत दो बाजार में, क्योंकि यूरोपीय लोगों का वोट बिक नहीं रहा था, तो उन्होंने दबाव बनाया अपने सरकारों पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर में 2 और 3 सही है। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। इंडिगो, इंडियन इंडिगो जो है फ्रेंड्स, वो यूरोप में बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाता था, जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत हाई था। यूरोप जो थे वो वोड के ऊपर में डिपेंडेंट थे। अब जो वोड था वो, उसकी जो डाई थी वो बहुत ही डल हुआ करती थी, पेल और डल, मतलब हल्की हुआ करती थी, धुंधली हुआ करती थी। तो सब लोग चाहते थे कि इंडिगो मिले उनको, जिस वजह से वोड को कोई प्रेफर नहीं करता था। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं वोड के ऊपर में प्रतिबंध लगाने के लिए, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, अपने जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर में दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने परसुएट किया गवर्नमेंट को कि बैन लगा दिया जाए, और कुछ समय के लिए बैन लगा भी दिया गया था इंडिगो पर, फिर बाद में वो बैन हटा दिया गया।
चलिए, तो मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को। वोर्ड नाम का जो पौधा होता है वो कहां उगता है, टेम्परेट या ट्रॉपिकल, जल्दी बताओ टेम्परेट या ट्रॉपिकल। एक एक बच्चा देखते कौन आंसर कर पाता है, टेम्परेट या ट्रॉपिकल। देखो मैं अपनी तरफ से एनर्जी दे रहा हूं, आप लोगों से भी मेरे को चाहिए, टेम्परेट या ट्रॉपिकल। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण, शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर में उगता है, टेम्परेट जोन के अंदर में, यूरोप टेम्परेट जोन में है। उसके बाद में इसका रंग जो है गहरा नीला होता है या हल्का होता है, धुंधला होता है, जल्दी बताओ गहरा रंग होता है या धुंधला रंग होता है, जल्दी आप लोग बताएंगे वोर्ड का। ठीक है, ये वोर्ड जो है वो यूरोप में उगता था या एशिया में उगता था, बताओ जल्दी से। तो यूरोप में उगता था, ये आप लोगों ने आंसर करना है। ठीक है, चलो सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर मैं आंसर कर रहे हो, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहेंगे। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और जो एकात्मता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। जय हिंद। तो आप लोगों की जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं याद रखना है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा की समानता आप लोगों को दी गई है, वेतन की समानता, संपत्ति की समानता, रोजगार की समानता नहीं है। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, और कौन सी वाली समानता देंगे हम उनको, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे हम लोग उनको। कौन सी समानता, इक्वेलिटी कौन सी देंगे हम लोग यहाँ पर में, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, ये दो समानता है। जल्दी से सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर में, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता देंगे हम लोग उनको, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच राधा जी। तो यहां पर मैं प्रतिष्ठा और अवसर सभी लोग लिखेंगे। जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं हर कोई लिखेगा यहां पर में, हमारे संविधान के अंदर में कौन सी दो इक्वेलिटी दी गई है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। सभी लोग, हर एक बच्चा लिखेगा यहां पर, मेरे को एक एक बच्चे से लिखकर चाहिए। ठीक है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की यहां पर में समानता की बात की गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। ठीक है, बिना आर्थिक मूल्य वाले पदार्थ मनुष्य के काम नहीं आते, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, समय और तकनीक के साथ संसाधन अधिक आर्थिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का जनवरी, ठीक है, 2021 के अंदर में जो पेपर हुआ था ना आप लोगों का ऑफलाइन वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे जो है पदार्थ जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, वो हमारे किसी काम के नहीं। अब मान लो कि ये हवा है, अब ये इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है हवा का। अब भगवान को मैं पैसा तो दे नहीं रहा कि मैं सांस ले लूं भगवान थोड़ी सी, ठीक है, पैसे दे दूंगा बाद में, नहीं ना। जिस चीज का आर्थिक मूल्य नहीं वो हमारे काम की नहीं है, ये तो लॉजिक इलॉजिकल बात है। जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है, वो हमारे कोई काम की नहीं होती। जैसे नहीं कि आप लोग बोलते हैं अपने, ठीक है, बच्चे को कि तुम तो अनमोल हो करके, ठीक है, कि तुम्हारा कोई मूल्य ही नहीं है, तो अनमोल है तो क्या वो कोई काम का नहीं आपके, बिल्कुल आपके इमोशनल फुलफिलमेंट तो हो रही है आप लोगों को। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है, पहला वाला। ठीक है, तो जहां वन है काट दो, ठीक है, आप लोगों का हो गया वो वाला। ठीक है, करेक्ट वाला पूछा ना, ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सभी के सभी रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ऐसा नहीं है। कई सारे रिसोर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। रिसोर्स मतलब वह पदार्थ जो आपके काम आता हो। अब कुछ रिसोर्स ऐसे होंगे जो आपके काम आते हैं लेकिन उनकी कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, जैसे हवा है, अब ये मेरे काम आ रही है लेकिन इसका आर्थिक मूल्य थोड़ी है कोई, है ना। तो हर रिसोर्स का एक कोई इकोनॉमिक वैल्यू होगा, ये भी बात गलत है। तो दूसरा भी गलत है आप लोगों का, जहां दो है उसको भी काट दो। रिसोर्सेस मेक एन इकोनॉमिक वैल्यू विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी। हो सकता है कि आज रिसोर्सेस के पास में कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, लेकिन समय के साथ और टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक वैल्यू बनाई जा सकती है, आज नहीं है लेकिन हो सकता है बाद में इकोनॉमिक वैल्यू बन जाए उसकी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही लगाया था? देखो क्या क्या सीखा हम लोगों ने, जल्दी से रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ में दोहराओ। जो सब्सटेंस है जो इंसानों के काम नहीं आते, वो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती उसकी, ठीक है। और इंसानों की जिस सब्सटेंस की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है वो काम के ही नहीं है बोलते, गलत बात, ऐसा नहीं है। हवा एग्जाम्पल है, मिट्टी एग्जाम्पल है, हमारे काम की, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उसकी। ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, ऐसा नहीं है। हर रिसोर्स जो इंसान के काम आता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी ही चाहिए, ये भी गलत है बिल्कुल आप लोगों का, दूसरा वाला भी। तीसरा वाला, हो सकता है आज रिसोर्स, कोई रिसोर्स ऐसा हो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, आर्थिक मूल्य ना हो, उसकी कोई कीमत ना हो, बट समय के साथ या उसमें कोई टेक्नोलॉजी आप ऐड कर दो, कुछ तकनीक ऐड कर दो, तो उसकी कोई आर्थिक मूल्य प्राप्त हो जाए उसको,
हो सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल। तो तीसरा वाला सही है, बाकी सब गलत है। तो करेक्ट वाला पूछा था तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि ठीक है, अ वेरी वैल्यूएबल वन, तुम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, मतलब ये बोल रहे कि तुम, मतलब मैं भी आपके लिए रिसोर्स हूं एक, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। राजा राम मोहन रॉय ने अपने लेख में तर्क दिया कि विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्यों की? ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति तो है ही नहीं हमारे समाज के अंदर में। तो वो कैसे उन्होंने उत्पन्न किया? देखिए, तो देखिए राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने जो है फ्रेंड्स सती प्रथा के खिलाफ जो है मुहिम चलाई थी, सती प्रथा के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यहां पर मैं कहा कि जो प्राचीन ग्रंथ है इसका समर्थन नहीं करते, इसी वजह से उन्होंने अपने लेख में लिखा कि देखो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उन्हीं में लिखा है कि भाई सती नहीं करना है, किसी भी इंसान को जिंदा नहीं जलाना है, ठीक है। तो सती प्रथा के बारे में जो है हमारे ग्रंथों के अंदर में नहीं दिया हुआ है, हमारे ग्रंथ जो है उसको प्रमोट नहीं करते या उनके बारे में डिड नॉट एंडोर्स इट, सती प्रथा को प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये इसी वजह से जो है सती प्रथा के बारे में बात ही नहीं आई है हमारे ग्रंथों के अंदर में। इसी वजह से राजा राम मोहन रॉय ने इसके पक्ष में या उसके पक्ष में जो है बात की कि सती प्रथा का विरोध होना चाहिए करके, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में क्या हो जाएगा, आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड सिंपल सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सती उन्होंने जो है क्या किया, जो विडो बर्निंग है उनको बताया कि कोई सैंक्शन है ही नहीं एंशिएंट टेक्स्ट में, कोई उसका जलाने की अनुमति कहीं दी नहीं गई है कि कहीं पे दिया गया है कि जलाना है करके, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसके लिए तो मैं पोल भी दूंगा आप लोगों को, इसके लिए तो पोल भी मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई बच्चा पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताओ इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं बोला गया कि सभी के सभी रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू। ये 8वीं कक्षा की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, 8th स्टैंडर्ड की। DSSS में भी इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। हो सकता है TRE के अंदर में क्वेश्चन आ जाए आपसे, सीटेट में तो आएंगे ही आएंगे। तो ये आ चुका है सीटेट में 31 जनवरी 2021 को। तो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। संसाधन है तो आर्थिक मूल्य भी होगा, गलत बात। कई सारे संसाधन ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, ठीक है। तो बोथ A एंड B आर ट्रू। भाई गलत, ए ही गलत हो गया तो आंसर इसका ये हो नहीं सकता। बोथ A एंड B आर ट्रू, जब ए ही गलत हो गया तो आंसर क्या होगा, ठीक है। जब दिल ही टूट गया तो हम जी कर क्या करेंगे, तो ए ही टूट गया तो फिर भाई आगे का पढ़कर क्या करेंगे हम। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। कोई पदार्थ है, ठीक है, उसको संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको आर्थिक मूल्य भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने दिया, 71%, 71% लोगों ने आंसर किया है। मेरे बच्चे स्मार्ट हो गए, ठीक है, होशियार होते जा रहे हैं दिन पर दिन आप लोग, है ना, होशियार होते जा रहे हो। 71% लोग, मतलब स्टेटमेंट वाले टाइप का, एक्सप्लेनेशन वाले टाइप का क्वेश्चन आप लोग 71% लोग कर रहे हैं यहाँ पर में। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है अच्छे से, ताकि आप लोग आगे में जो है उसको कर सके अच्छे से। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। ये भी आप लोगों का जो है ज्योग्राफी की बुक के अंदर में दिया है, रिसोर्सेस में, ठीक है, एनर्जी एंड रिसोर्स वाले चैप्टर में। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। कलपक्कम, तारापुर, नरोरा, कैगा। कलपक्कम जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कहा है, तारापुर कहा है, नरोरा। नरोरा सबसे इंपॉर्टेंट है, नरोरा। नरोरा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, नरोरा बहुत बार पूछा जाता है, नरोरा। कैगा जो है आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स कर्नाटक के अंदर में, कैगा। और तारापुर तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर में। और कलपक्कम है तमिलनाडु में आपका। तो आपसे पूछा है कौन सा वाला सही जोड़ी लगी हुई है, तो केवल जो है कलपक्कम और तारापुर, मतलब पहले दूसरे की सही जोड़ी लगी है, बाकी गलत है, ठीक है। आंसर कर दिया आप सभी लोगों ने। तो पहले दो की ही सही जोड़ी लगी थी, बाकी जो थे आप लोगों के वो गलत थे। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नरोरा कहां पर में, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। और कैगा पावर प्लांट कहां पर में, वो भी आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। सभी लोग उल्टा पुल्टा दिया है तो आपको आंसर करना ही करना है लिखकर। 1700 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप लोगों का। इसका आंसर कीजिए जल्दी से कमेंट करके आप लोग, ठीक है। चलो, तो देखिए कलपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राजस्थान में कोटा के पास में राणा प्रताप सागर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश में नरोरा, और कर्नाटक में कैगा। चलो नाउ फ्रेंड्स, ये आपका सिविक्स का क्वेश्चन।
आपको बताना है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है। अच्छा चलिए, ये आप लोगों का चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से प्रकाशित होता है, ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया, लीजिए। ठीक है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से प्रकाशित होता है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भाषा के अंदर में होता है ये भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो यूपी से होता है फ्रेंड्स, और बुंदेली भाषा के अंदर में किया जाता है। चित्रकूट के अंदर में बुंदेली भाषा जो है आपकी उसमें, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का, एनसीईआरटी में, तो प्लीज इसको याद रखेंगे सभी के सभी लोग। ओके चलिए, तो बुंदेली भाषा के अंदर में जो है ये निकलता है, और ये आपका हर जो है 15 दिनों के अंदर में निकलने वाला ये अखबार है। रिवीजन के लिए कितने लोग तैयार है? ओके चलो, तो रिवीजन के लिए तैयार, फास्ट फॉरवर्ड। जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, रिवीजन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में रिवीजन वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो है इसका आंसर मुझे बताओगे। चंदेरी की लड़ाई किसने लड़ी थी, और आप लोगों का चौसा की लड़ाई जो है किसने लड़ी थी। तो चंदेरी की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हो? चंदेरी की लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुई थी 1528 में, बाबर के समय में। चौसा की लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, ठीक है, 1539 में। अब मुझे बताओ आप लोग कि अहमदनगर को किसके समय में एनेक्स किया गया था और बीजापुर को। ये आंसर जिसने कर दिया भाई उसको 1-1 रुपए वाली इक्लेयर्स, ठीक है, आप लोगों को आपके खुद के पैसे से। ठीक है, जल्दी बताओ ये क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। अहमदनगर को शाहजहां के समय में किया गया था, शाहजहां के समय में, ठीक है, और बीजापुर को औरंगजेब के समय में। ये क्वेश्चन आ सकता है औरंगजेब के समय में। इसी वजह से अहमदनगर वाला पहले आना चाहिए आपका। तो अहमदनगर 1632 और बीजापुर 1685, ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ठीक है, 3-4-1-2 सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं? एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जीवाश्म हो सकते हैं, फॉसिल्स हो सकते हैं, फॉसिल्स। तो फॉसिल्स के एग्जांपल किस में हो सकते हैं आपके? जल्दी से आंसर करेंगे सभी के सभी लोग। फॉसिल्स के एग्जांपल जल्दी बताइए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आपका सभी लोग? तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं उसके अंदर में, तो वो है सेडिमेंट्री, अवसादी चट्टान। आप देख सकते हो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तबाकत नासरी की पुस्तक के लेखक है? और आपको बता दूं ये टीआरई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सीटेट और DSSS, सुपर टेट, यूपी टेट, इनके लिए तो है ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तबाकत नासिरी लिखी है यहां पर में मिनहाजे सिराज ने। ठीक है, नाउ भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। मिनहाजे सिराज ने लिखी थी तबाकत नासिरी, वो आप लोग आंसर कर चुके ऑलरेडी। इसका आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त एक ने, इन दोनों ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त पहला राजा था गुप्ता वंश का जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की, उसके बाद में उसके बेटे ने भी की थी। समुद्रगुप्त जो है वो लिच्छवी गण का जो है नवासा था, क्योंकि इनकी मम्मी जो थी, मतलब चंद्रगुप्त वन की जो पत्नी थी कुमारा देवी, वो लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी। चंदेरी की लड़ाई या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट किसने राजपूतों को हराया था? तो चंदेरी की लड़ाई किसके बीच किसने लड़ी थी? चंदेरी की लड़ाई 1528 में। ऑब्वियस सी बात है यार, 1528 के अंदर में कौन था शासक? मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। ठीक है, उसने मेदिनी राय नाम का एक राजपूत शासक था, उनको हराया था। सीपीओ के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, खुद ही देख सकते हो आप सभी लोग। अगर आप चाहते हो, जितने भी लोग चाहते हैं कि रोज इसी तरीके के रिवीजन क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाता रहूं, हर एक बच्चा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपना अपना प्रतिसाद दे देगा और मुझे यहाँ पर मैं लाइक्स और अपने यहाँ पर मैं हैंड रेस करके बता देगा कि जी हाँ सर, इस तरीके के क्वेश्चंस और करवा दीजिए। जितने लोग चाहते हो वो बता देंगे मुझे। फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन। अब आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कोशिश कीजिए कि एक एक बच्चा जो है अपने मन से जो है वो आंसर लगाए। यहाँ पर मैं आप लोगों का ये ऑप्शंस वाला जो है इसको हाइड कर रहा हूँ, तो जो है ना यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर आबरा डाबरा कर दिया उसके ऊपर में। जल्दी से बताइए आप सभी लोग आंसर क्या होगा? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस मतलब डांस और डांस मतलब डोमिंगो।
ठीक है, सेंट डोमिंगो, ठीक है, पुर्तगाल, गाल के ऊपर में जो है एक बहुत प्यारी सी किस्सी मिली, और ब्राजील की कॉफी भी सुबह सुबह, ठीक है, आपकी पत्नी से, ऑब्वियस सी बात है, पत्नी से बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। इंग्लैंड जो है वो जमाई है किसका, जमैका का, सभी का जमाई बन के बैठा था जमैका का। स्पेन मतलब वेनेजुएला, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। स्पेन, और पेन हो रहा है, पेन हो रहा है आपको, वेन्स में पेन हो रहा है, वेन पेन, स्पेन, ठीक है, वेनेजुएला। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? सीजीएल में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग चाहते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे ही रिवीजन में करवाता रहूं, वो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। 968 का चैट रेट चल रहा है, सभी लोग स्पीड में आंसर करते रहिए आप सभी लोग, ठीक है। तो 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, बाबर एंड मेदिनी राय, मेदिनी राय, ठीक है, के बीच में। आंसर आपका इसका कीजिए, मिन्हाज सिराज एक इतिहासकार था जिसने ब्लैंक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो देखिए एसएससी एमटीएस में आया था फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के 6वीं कक्षा की पहले ही इसमें दिया हुआ है। तो देखिए उसका पंजाब और हरियाणा वाला जो क्षेत्र था, पंजाब हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का इलाका, मतलब ये ऊपर वाला क्षेत्र आपका पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना वाला क्षेत्र, इसी को उसने हिंदुस्तान बोला, इतने ही एरिया को बस। तो मिन्हाज सिराज के अनुसार पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच वाला जो इलाका है वो हिंदुस्तान था। तो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल मिन्हाज सिराज ने किया था। मिन्हाज सिराज कौन सा था, अरब इतिहासकार था या पर्शियन इतिहासकार था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बताओ जल्दी से। मिन्हाज सिराज पर्शियन था या अरब था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में हमारे विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम था? विक्रमादित्य एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी बता दीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सीटेट में भी पूछा जा सकता है, DSSB TRE सभी जगह पे, ठीक है। जल्दी से, तो विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम था? तो चंद्रगुप्त दो का नाम था फ्रेंड, चंद्रगुप्त दो, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। नाउ which among the following are the types of equality in is mentioned in preamble of Indian Constitution? देखिए यहां पर में SSC जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया भाई, पूरी की पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए आप लोगों को कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और उनमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ठीक है, और अवसर की समता देंगे हम लोग, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देने वाले, 4 और 5 देने वाले, ये समानता हम देने वाले, इक्वलिटी, ठीक है, ठीक है, अवसर, ठीक है, स्टेटस मतलब आप लोगों के यहाँ पर में प्रतिष्ठा होता है, यहाँ पर में प्रतिष्ठा, ठीक है, और अवसर की समता देंगे हम लोग यहाँ पर में। तो आप लोगों का आंसर जो है केवल 4 और 5 होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। और ये एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गोल्डन फाइबर का तात्पर्य क्या है बताओ? सी गेट के अंदर में पेपर पूछा गया आपका, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? और ये टीआरई में आया था कि नहीं आया था, जल्दी बताओ मुझे। टीआरई 2.0 के अंदर में, टीआरई 2.0 में आया था कि नहीं आया था? जल्दी से बताएंगे सभी लोग जिन लोगों ने भी दिया है। तो जूट जो है फ्रेंड्स इसको कहा जाता है। जूट सबसे ज्यादा कौन से 2 देशों में उगाया जाता है, कौन से वाले क्षेत्र है आप लोगों के, ठीक है, तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो जूट जो है फ्रेंड्स आपका भारत और बांग्लादेश के अंदर में उगाया जाता है, ये याद रखना आपने सबसे ज्यादा, भारत में भी पश्चिम बंगाल के अंदर में। इसको सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और क्या चाहिए इसको? हाई चाहिए, मतलब वो हाई या हाई चाहिए, वो वाला हाई नहीं चाहिए इसको, हाई चाहिए मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, हैवी रेनफॉल, हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, चावल जैसा, चावल का भाई है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में, वाह, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, आरओ के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। आरओ एआरओ कितने लोग चाहते हैं, आरओ एआरओ भी करा दूं मैं आपको, ठीक है। तो यहां पर मैं भावेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरा कैमरा हिला दिया यहां पर में जाकर, ओके, और वो ठीक करने के लिए अब जा रहे हैं यहां पर में, मतलब भाई बढ़िया है ना। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, नरोरा है। रावत भाटा जो है आप लोगों का ये मिलेगा आप लोगों को राजस्थान के अंदर में। काकड़ा पार आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स गुजरात के अंदर में। तारापुर आप लोगों को मिलेगा महाराष्ट्र में, और नरोरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं कि सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस 21 दिसंबर 2021 को आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। खबर लहरिया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से शुरू किया गया था? सभी लोग आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी से, एंड थैंक यू वेरी मच। 1800 प्लस 1838 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, क्या बात है। और जल्दी से फ्रेंड्स आप लोगों ने 2000 का आंकड़ा पार करना है सभी के सभी लोग। जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में शुरू किया गया था? चित्रकूट जिले के अंदर में। चोल शिलालेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख है। भूमि मंदिरों को उपहार में दी गई थी, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था? मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि, ठीक है।
तो चोल शिलालेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख है। भूमि को दान में दी गई तो देवदान भी कहते थे, और इसको कहते थे फ्रेंड्स एक और नाम। जो बच्चा मेरे को यहां पर मैं वो नाम लिख के बता देंगे ना, मान जाएंगे उसको। वो बता दीजिए यहां पर मैं उसका नाम क्या है। तो देवदान को तिरुन्नमट्टुकानी, तिरुन्नमट्टुकानी, मट्टुकानी, कितना मस्त नाम लगता है ना, तिरुन्नमट्टुकानी। ठीक है, वो साउथ इंडियन जो शब्द है वो बड़े प्यारे से लगते हैं, मतलब बोलने में कितने क्यूट से, तिरुन्नमट्टुकानी, है ना। चलो, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। पल्ली चंदनम किसको कहा जाता था? पल्ली चंदनम ये जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि होती थी, जैन संस्थाओं को। शाला भोग स्कूल को, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। चोल शिलालेखों में उल्लिखित शाला भोग किसको, कौन सी भूमि थी? ये क्वेश्चन आया था DSSB हेड क्लर्क के अंदर में। तो चोल शिलालेखों में उल्लेखित शाला भोग भूमि की कौन सी, अच्छा मैं आप चोलों के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ था? SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन, शाला भोग, क्या बात है। ठीक है, तो शाला भोग का मतलब क्या होता था भाई? जो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दान में दी जाती थी भूमि, NCERT से चोरी किया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नौपाषाण स्थल बुर्जहोम कौन से राज्य में स्थित है? CHSL में आया हुआ क्वेश्चन, NCERT CTET में आ चुका क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? जम्मू कश्मीर में है बुर्ज होम। ये वही है बुर्ज होम जहां पर में गर्त आवास आपको मिले हैं, गर्त आवास, जमीन में वाले गड्ढे वाले घर, चूल्हे मिले हैं। चूल्हे घर में मिले हैं या घर के बाहर मिले? बताओ जल्दी से, जल्दी से। कितने लोगों को वो एग्जाम्पल याद है आप लोगों को? ठीक है, वो पकौड़े वाला एग्जाम्पल अब घर में मिले हैं या बाहर मिले, ये बताएंगे आप सभी लोग। वो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बोनस क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों का एस्टेट, TGT, सोशल स्टडीज। ठीक है, आपका यहाँ पर में विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल पिट हाउस हैव बीन फाउंड? पिट हाउस, गड्ढे वाले घर कहाँ मिले हैं? एस्टेट, TGT, सोशल स्टडीज में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, बताइए जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। आप लोगों का ये क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। देखिए हमारी टीम जो है ना फ्रेंड, बहुत डेडिकेटेड टीम है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये डेडिकेटेड टीम अभी भी कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स वर्क कर रही है।